अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। 27वीं आइनी तरमीम मंजूरी के बाद अब आइन का हिस्सा बन गई है और इस तरमीम के तहत मुल्क में वफाकी आइनी अदालत कायम कर दी गई है, जिसके पहले सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ भी उठा लिया। इसी तरह आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम और इसके तनाजुर में आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद अब आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे और उनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी और ये मुद्दत नया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नए सिरे से शुरू होगी। यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा 27वीं आइनी तरमीम के बाद अब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज के ट्रांसफ़र का फैसला जुडिशल कमीशन करेगा और ट्रांसफ़र से इनकार करने वाले जज के मुस्तकबिल का फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। इसी तरह 27वीं आइनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा और ये इस्तिस्ना उस वक्त तक रहेगा जब तक वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ना कर लें। पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की मुद्दत के दौरान ये इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा और यही इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को भी हासिल होगा। आइनी तरमीम के तहत वफाकी आइनी अदालत कायम कर दी गई है, जिसके पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ऐवान सदर में उनसे हल्फ लिया। फिर उसके बाद वफाकी आइनी अदालत के लिए 6 जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, जिसके मुताबिक वफाकी आइनी अदालत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस के आगा, बलूचिस्तान से जस्टिस रोज़ी खान और खैबर पख्तूनख्वा से अरशद हुसैन शाह आइनी अदालत के जज होंगे। और फिर आज ही वफाकी आइनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठा लिया। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। इससे पहले ये खबर सामने आई कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आइनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल कयूम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत के लिए जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम ज़ेर गौर आया है, मगर उन्होंने सेहत के मसाइल की वजह से माजरत कर ली। अब आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी तो हो चुकी है, मगर ये अदालत कहाँ होगी, इस हवाले से तनाज़ा सामने आया है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आइनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया है। अहम बात यह है कि कल 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसे आज सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूर भी कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्ताफ़ी जजेस पर तनकीद की। इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। आज इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पे कदगन लगाई गई। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है, इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन सब का माजी जानता हूँ। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए, 52 कवानीन, और इस असेंबली को डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? ये लोग जो है, इनको सिलेक्टिव एमनीसिया है। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं और आज जो है जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं। और दूसरी तरफ यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्लो गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशत गर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। इसके अलावा कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट से भी आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली गई। इस दौरान ऑपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट से बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा किया, मगर उन्होंने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया और बिल पर वोटिंग करवा दी। जनाब चेयरमैन, आई बेग टू मूव ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस दैट द बिल further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. I now put the motion to the House. देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ये उनका अपना एक
देखें कमेटी में सेंस अमेंडमेंट्स हैं जो 27 कॉन्स्टिट्यूशन बिल में यहाँ भी डिबेट हुई, दूसरी तरफ भी हुई, वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट हैज बीन पास्ड। ना उसकी कॉन्सिक्वेंशियल उस पे अमेंडमेंट ये जरूरी है, होगा, आपको भी पता है। देखें, ऑनरेबल मेरे भाई हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, तो वो तो लीगो है, इसलिए ये कॉन्सिक्वेंस सिंपल अमेंडमेंट है सर। थैंक यू। मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कमेटी में भी भेजना होता विच इज़ नॉट नीडेड, आई कैन टेक द सेंस ऑफ द हाउस। तो अब द सेंस ऑफ द हाउस जो है, तो वो अगर मेजॉरिटी ये चाह रही है कि ये फैसला हो, मैं अकेला तो नहीं कर सकता। आई नो पुट द मोशन टू द हाउस, दोज हु आपका अपोज करना हक बनता है। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन में से आई, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो। I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed unanimously। कहूँ या ना कहूँ? ओके। अब आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद आर्मी चीफ की तकर्री नए नोटिफिकेशन के इजरा के बाद 5 साल के लिए होगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर नए सिरे से 5 साल के लिए होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उसी दिन से नई तैनाती शुमार होगी। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब से लेके अगले 5 बरस यानी 2030 तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वो अपॉइंटमेंट जो है वो 5 साल के लिए होगी। जिस दिन वो नोटिफिकेशन होगा उस दिन वो एक फ्रेश और न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और साथ कंकरेंटली जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो नोटिफिकेशन होगा। तो ये एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है। 27वीं तरमीम के खिलाफ कराची और लाहौर बार की कॉल पर वकला ने एहतजाज किया। इसके अलावा आज अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास भी हुआ। इजलास में महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, शाहिद खाकान अब्बासी, अख्तर मेंगल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और सलमान अकरम राजा ने शिरकत की। इजलास के बाद जारी होने वाले एलामे के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और रियासत की बुनियादी सतून अदलिया पर एक वार है जिसने अदलिया को इंतज़ामिया की मातहत कर दिया है और आइन का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया है। एलामे के मुताबिक शख्सी बुनियाद पर आइन में तरमीम की गई जिसे मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के एलामे के मुताबिक इन मतनाज़ा आइनी तरमीम ने अदलिया को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार और वजूद अमलन ख़त्म कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के इस्तीफ़े को इस आइन पर डकैती के सामने एक मज़ाहमत के तौर पर ताबीर करती है और आइन पसंद हल्फ के पासदार जजेस को खराज तहसीन पेश करती है। एलामी में मज़ीद लिखा गया है कि कोई भी शख्स और ओहदेदार आइन और कानून से बालतर नहीं और आइन पाकिस्तान में शख्सियात को इस्तिस्ना कुरान और सुन्नत जवाबदेही के बुनियादी असूल जमहूरियत और इंसाफ के ख़िलाफ़ है और इस इस्तिस्ना को मुस्तरद करते हैं। ईरानी तरमीम के बाद मुतफ़िक़ा आइन को मुतनाज़ बना दिया गया है। एलामी के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान इन गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और जद्दोजहद का इरादा करती है और आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल करवाने के लिए तमाम जमहूरी तरीके से भरपूर एहतजाज करेगी और आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल करने की तहरीक का ऐलान करती है। पीर के दिन अरकान कौमी असम्बली और सेनेट कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। जुमे को मुल्क भर में यौम स्याह भी मनाया जाएगा। अहम बात यह है कि अब तक तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए इनमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया और ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला भी सामने आया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ महम कुरैशी के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को रोक दिया है और हुक्म दिया है कि सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़मरे में आता है। 27वीं आनी तरमीम के बाद हुकूमत के एतमाद में मज़ीद इजाफा हुआ है। अदलिया से बज़ाहिर अब कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन अब तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी। इमरान खान और PTI को रिलीफ मिलने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा और आर्मी चीफ अब 2030 तक ओहदे पर रहेंगे।
हम इन तमाम तर आने वाली तब्दीलियों और इससे पैदा होने वाले हालात से मुतालिक बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह की तरमीम की गई हैं और उसके नतीजे में जो तब्दीलियाँ आई हैं, वो शायद माजी में इसकी इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि अदलिया के पूरे ढांचे को तब्दील कर दिया गया, एक नई अदालत का वजूद सामने आया, फिर मुसल्लह अफवाज के ढांचे में तब्दीली की गई। फील्ड मार्शल का अहदा तो दिया ही गया था, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा बनाया गया और फिर नए सिरे से फील्ड मार्शल की जो आर्मी चीफ की हैसियत से मुद्दत है उसका आगाज़ होगा। सवाल आपकी खिदमत में ये है कि रियासत और हुकूमत क्या ये तब्दीलियाँ करना चाहती थी, ये असल मकसद था, या अब जो तब्दीलियाँ की गई हैं इन तब्दीलियों के ज़रिए से ये हुकूमत और ये रियासत अपने मकासद हासिल करने का अमल शुरू करेगी? जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत तफसील से आपने पूरा पस मंज़र बयान कर दिया है। देखें, दुनिया का हर दस्तूर जो है उसमें तरमीम का तरीका लिखा होता है कि कोई दस्तूर ऐसा नहीं है जो जामिद हो, जिसमें तब्दीली ना की जा सके या जिसमें कोई तरमीम की ज़रूरत महसूस ना हो। जहाँ जहाँ भी तहरीरी दस्तूर मौजूद हैं और दुनिया के कमोबेश तमाम ममालिक में सवाए बरतानिया के तहरीरी दस्तूर मौजूद हैं, तो वहाँ वहाँ तरामीम हुई हैं। और पाकिस्तान का जो आइन है उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली और सेनेट की अलग अलग 2/3 अक्सरियत दस्तूर में तब्दीली कर सकती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि दस्तूर में जो तरमीम का इख्तियार है वो पार्लियामेंट को हासिल है और उसने ये इख्तियार इस्तेमाल किया है, तो इस पर तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता। हाँ, तब्दीली क्या की गई है, तरमीम क्या हुई है, और पाकिस्तान के आइन में कोई पहली तरमीम तो हुई नहीं है। ये 27वां तरमीमी बिल है और हर बिल में दर्जनों तरमीमात जो हैं वो की गई हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का दस्तूर जो है उसको बार बार बदला गया है, उसकी मुख्तलिफ शिकों से खिलवाड़ किया गया है। कभी सदर के इख्तियारात बढ़ा दिए गए, कभी कम कर दिए गए, कभी वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ा दिए गए, कभी कम कर दिए गए, कभी इदारों सूबों और वफाक के दरमियान इख्तियारात जो हैं उनमें इजाफा कर दिया गया। तो ये सारा मामला, कभी तो ऐसा भी हुआ कि हमारी अदालतें जो हैं उन्होंने मार्शल्ला को और ये इजाज़त दे दी कि वो दस्तूर में तरमीम भी कर सकता है। जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल्ला में को भी इजाज़त मिल गई और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल्ला को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे ये इजाज़त मिल गई कि वो जब आइन में तरमीम कर सकते हैं। और फिर वो सारी तरमीमात जो है मार्शल्लाओं ने की, फिर वो असम्बलियों के सामने पेश हुई और कई तरमीमात ऐसी थीं जिनको दोबारा फिर मनसूख किया गया, कई को बहाल किया गया। तो ये एक लंबी कहानी है। तो पाकिस्तान में जो तरमीमात अब हुई हैं उनका भी एक तवील पस मंज़र है। यानी जो आइनी अदालत कायम हुई है उस पर 19 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने इत्तफाक किया था और दूसरी सियासी जमातों ने भी कमोबेश इससे इत्तफाक का इजहार किया था। लेकिन 19 साल ये मामला सोया रहा और अब अचानक जो है वो वफाकी आइनी अदालत कायम कर दी गई है और वो सुप्रीम कोर्ट से उसको सीनियर हैसियत दे दी गई है। यानी एक तो ये था ना कि वफाकी आइनी अदालत कायम करते और सुप्रीम कोर्ट के वो ताबे रहती तो ज़्यादा बेहतर होता। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच काम कर रहा था उसी तरीके से वो अदालत कायम हो जाती। लेकिन अब एक जो वफाकी आइनी अदालत है उसको ज़रा सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी बालादस्ती हासिल हो गई कि वो आइन की तशरीह और ताबीर के मामले में। जैसे शाम साहब आप भी फरमा रहे हैं कि ये कितनी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं, तो ये वो मकासद थे इस वक्त हुकूमत वक्त के, या ये वो तब्दीलियाँ जिनके ज़रिए से अब वो अपने मकासद हासिल करेंगे, आपको लगता है? देखिए, ये हुकूमत जो है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अदलिया हुकूमत से और हुकूमत अदलिया से अक्सर खौफजदा रही है
और हमारे जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। आज भी आप देखें पार्लियामेंट में बड़ी डिवीजन है। अगर दुनिया में जो हिज़्ब इख्तलाफ है और हिज़्ब इक़्तिदार है उसमें इतना फासला नहीं होता जितना हमारे यहाँ मौजूद है। तो ये सारे जो और फिर अदारे जो हमारे हैं उनसे भी एक खौफ जो है वो मौजूद रहता है। तो पाकिस्तान का जो सियासी पस मंज़र है उसमें अगर आप देखें तो अब हुकूमत ने यानी एक अपने आप को महफूज कर लिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट उसकी ना तो किसी यानी तरमीम को कलअदम करार दे सकती है और ना हुकूमत जो है उसके लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को घर भेज चुकी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको सजा दे चुकी। हालांकि आइन में तो कोई ऐसा इख्तियार मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई कि इंतजामिया के लिए काम करना दूभर कर दिया गया। तो अब इंतजामिया जो है उसको ताबे करने की जो कोशिश रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बाद चीफ जस्टिस साहबान ने जो तजावुज़ किया है, अब उसके नतीजे में अब जो मुक़न्नना है और इंतजामिया है उन्होंने मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट को और उसके चीफ जस्टिस को महदूद कर दिया है जी। और तो शाह साहब, इससे आपके इस तज्ज़िये से ये नक्शा तो खिंचता है कि हुकूमत ने क्या अपने लिए मकसद हासिल किया, क्या ऐसी तब्दीलियाँ की जिससे उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अब आपकी खिदमत में सवाल ये है, आप चूँकि पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख़ के गवाह भी हैं, इस वक्त जो एक सफ़े की इस्तिलाह है वो अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। मुसल्लह अफ़वाज, हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें और फिर ऐसा निज़ाम उनके लिए मौजूद है जिसमें उनके लिए शायद, जैसे आप भी कह रहे हैं, कि कोई रुकावट नहीं होगी, मुश्किलात नहीं खड़ी होंगी। तो ये देर पा नज़र आता है आपको ये सब सिलसिला चलता हुआ? अफ़वाज पाकिस्तान का जो ढांचा है उसमें बड़ी एक बुनियादी नौइयत की तब्दीली हुई है, लेकिन उसकी ज़रूरत भी कहा जा रहा है कि दफ़ाई नुक्ता नज़र से महसूस की जा रही थी और हमारी सारी अफ़वाज में रब्त को मुस्तहकम करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। और पाकिस्तान जो अभी हमने भारत से 4 रोज़ा जंग लड़ी है उसमें उसके नताइज जो हासिल किए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये तब्दीली की गई है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने एक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है और ये 5 साल तक जो सूरत हाल है वो इस तरीक़े से यानी उसको डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकेगा। और ये जो एक सफ़ा है ये पहले सफ़ों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, बल्कि ये तो मालूम ही नहीं होता कि एक सफ़ा क्या है और एक सतर क्या है, बल्कि बहुत एक मिसाली ताल्लुकात कायम है। और इस वक्त जो वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ हैं, जो उनका मजाज है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो उनका असलूब है, वो दोनों इकट्ठे चलकर उन्होंने दिखाया है, एक दूसरे को तस्लीम किया है, एक दूसरे की मुआवनत की है और एक दूसरे को खराज तहसीन पेश किया है और दोनों ने मिलकर अपने आप को मनवाया है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी मिसाली सूरत हाल है और अगर ये शख्सियात जो हैं वो इस तरीक़े से आगे बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में कोई तब्दीली जो है या कोई अदम इस्तेहकाम जो है वो मुमकिन नहीं होगा, कम अज़ कम मुस्तक़बिल करीब। शाह साहब, फिर इस मौजूदा निज़ाम और ख़ास तौर पर इन नई तरमीम के बाद होने वाली तब्दीलियों की मुखालिफ जो जमातें हैं या मुखालिफ इदारे हैं या मुखालिफ शख्सियात हैं, उनका आप मुस्तक़बिल क्या देखते हैं? पाकिस्तान में सियासी ऑपोजिशन, उनके इत्तेहादी, उनकी तरफ से कोई काबिल ज़िक्र जद्दोजहद आपको नज़र आ रही है? मुमकिन हो सकेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और उसके साथ शामिल दीगर जमातें और उनके रहनुमा कुछ ऐसा कर सकेंगे कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज को एक हद से ज़्यादा आगे लेके जा सकें? देखिए, 2 फाजिल जज जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मनल्ला साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने 27वीं तरमीम को आइन पर हमला करार दिया है और कहा है कि हम इन जो आइन की अब सूरत है उसके ताबे हम अपना काम नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें कि 2 जज हैं सिर्फ जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, वो बड़े काबिल एहतराम हैं, वो बड़े उनका किरदार जो है वो बड़ा मिसाली रहा है, उनका बड़ी उनकी इज्जत है और उनकी जो आइनी और कानूनी सूझबूझ है उसका एतराफ़ किया जाता है।
और उनको सलाम भी पेश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी राय का बरबला इजहार किया है। लेकिन वो 2 जज हैं, वो बाकी तमाम जज जो हैं उन्होंने ये सूरत हाल को कबूल किया है और उन्होंने जो आइन की मौजूदा सूरत है उसके तहत अपना काम करने को तरजीह दी है और उनका ख्याल ये है कि वो उस दायरे में रहते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकते हैं। तो ये 2 जज जो हैं गोया एक जितने भी काबिल एहतराम हो लेकिन एक अक़लियती आवाज़ है। और उसके साथ ही आप देखें कि वकला के अंदर भी एक डिवीज़न है और वकला के अंदर जो ग्रुप इस वक्त इलेक्शन जीता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का और बार काउंसिल का और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की बार जो है उनमें, वो भी इन तरमीमात के खिलाफ नहीं है। वो वफाकी आइनी अदालत की वकालत करता रहा है और इस तरह उनके जो रहनुमा हैं आसन भौन साहब हैं और दूसरे उनके साथी हैं वो उसका आपने जजेस का भी जिक्र किया। इन 2 जज साहिबान के इस्तीफा देने के बाद ये आपको मुमकिन नजर आ रहा है कि वो किसी एहतजाजी तहरीक में शामिल हो सकते हैं? कोई वकला की एहतजाजी तहरीक इन 2 जज साहिबान की वजह से या इनकी क़यादत भी शुरू हो सकती है? देखिए वो किसी तहरीक का हिस्सा हो सकते हैं, उसको लीड करने की कोशिश भी कर सकते हैं, उनकी पजीराई भी हो सकती है। लेकिन एक तो वकला की जो अक्सरियत है या वकला की मजमूई तौर पर उनके साथ नहीं है। वकला तकसीम है और फिर सियासत में भी तकसीम है और ये जो तरमीमें हुई हैं ये पार्लियामेंट के जरिए हुई हैं, ये किसी मार्शल ने नहीं की हैं, ना ही किसी अदालती फैसले के नतीजे में कोई सूरत हाल बर्पा हुई है। तो पार्लियामेंट जो है उसकी अपने फैसलों की, उससे आप जितना भी इख्तलाफ करें उसकी एक अपनी तकदीस होती है। तो अब ये तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कोई तहरीक चले और इंतखाबात अगले जो हैं उनमें कोई कामयाबी हासिल करके आइन में तब्दीली करने की कोशिश की जाए। उसके अलावा कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाए या ज़ेर ज़बर हो जाए या जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो कायदाना उन्होंने किरदार अदा किया था उस तरह कोई दूसरा किरदार अदा करे। अब तो सियासत में भी तकसीम है, वकला में भी तकसीम है, इसलिए वो उस तरह के नताइज जो हैं वो हासिल होते नजर नहीं आ रहे। जी बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 5 महीनों की भरपूर इलेक्शन कैंपेन और वोट चोरी का बयानिया बनाने के बावजूद भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के अलायंस महागठबंधन को बिहार इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। हालांकि तजिए हो रहे थे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बायस अपने इक़्तिदार के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए बिहार इलेक्शन में उन्हें टफ टाइम मिल सकता है। मगर आज नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। पार्टी हेडक्वार्टर में जश्न में शरीक हुए, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंप में आज पूरा दिन खामोशी छाए रहने के बाद अब से कुछ देर पहले बयानात आना शुरू हुए हैं जिसमें इलेक्शन नताइज पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बिहार इलेक्शन में एक और काबिल ज़िक्र पहलू भी सामने आया जो तारीख का सबसे बड़ा टर्नआउट था। इस इलेक्शन में तकरीबन 67% टर्नआउट देखा गया, जबकि सिर्फ ख़वातीन का टर्नआउट 71% से ज़्यादा रहा और ये भी तारीख में सबसे ज़्यादा था। ख़वातीन के इस गैर मामूली टर्नआउट को भी हुकूमती अलायंस की लैंडस्लाइड विक्ट्री से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने इलेक्शन से कुछ दिन पहले नारी शक्ति स्कीम के तहत बिहार की 75 लाख ख़वातीन को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे। बिहार असम्बली की 243 नशिस्तों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 मरहलों में वोटिंग हुई थी और आज वोटों की गिनती का दिन था। भारतीय मीडिया के जरिए से सामने आने वाले इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी और एनडीयू के अलायंस को 243 में से 202 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जिसमें बीजेपी की 89 नशिस्तें हैं, जेडीयू की 85 नशिस्तें हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस को सिर्फ 35 नशिस्तों पर बरतरी मिल रही है और कांग्रेस को 2020 के इलेक्शन के मुकाबले में भी बहुत कम नशिस्तें मिल रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए बिहार इलेक्शन के नताइज को तारीखी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा खुलकर सामने आने वाला है।
आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। जबकि वजीर दाखिला अमित शाह ने लिखा है कि बिहार के लोगों का हर एक वोट इस बात की अलामत है कि वो इन्फ्लेटेटर्स यानी दरअंदाजी करने वालों और उनके हमदर्दों के खिलाफ मोदी हुकूमत की पॉलिसी पर एतमाद करते हैं, जो मुल्क की सिक्योरिटी और वसाइल से खेलते हैं। आवाम ने उन लोगों को मुनासिब जवाब दिया है जो वोट बैंक की खातिर दरअंदाजी करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अमित शाह की पोस्ट के मुताबिक बिहार के लोगों ने पूरे मुल्क का मिजाज वाज़ेह कर दिया है कि वोटर लिस्ट की प्योरीफिकेशन ज़रूरी है और इसके खिलाफ सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी सीढ़ी पर पहुँच गई है। बिहार में कांग्रेस और इत्तेहादियों को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिस पर रद्दअमल देते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने बयान में लिखा है कि बिहार इलेक्शन के नताइज सरप्राइजिंग हैं। हम एक ऐसे इलेक्शन में फतह हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही मुनसिफाना नहीं था। ये लड़ाई आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस इन नताइज का गहराई से जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा मौसर अंदाज में जमहूरियत को बचाने के लिए काम किया जाए। हम मिनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से ही बात करेंगे नई दिल्ली में भारत के सीनियर सहाफ़ी हबीब अख्तर से। हबीब साहब, बिहार के इलेक्शन से मुताल्लिक तवक्को तो कुछ मुख्तलिफ थी कि बीजेपी को सियासी तौर पर मुश्किलात का सामना है और शायद बहुत ही कठिन इंतखाब उनके लिए साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको बहुत ही गैर मामूली कामयाबी मिली है तारीख़ी एतबार से बिहार में। तो क्या इसकी वजूहात नज़र आती हैं अब तक आपके तज्ज़िये में, और फिर बीजेपी हुकूमत की जानिब से नारी शक्ति स्कीम की वजह से भी असर पड़ा है इस इंतखाबी नतीजे पर? जाहिर है, जहां पर 500 रुपए में वोट खरीदा जाता हो वहां 10,000 रुपए बैंक खाते में आ जाए तो गरीब आदमी तो अपने आप को मालामाल समझ लेता है। और औरतें घर की एक तरह से मुखिया हैं और वो जो चाहती हैं फिर उस हिसाब से होता है, क्योंकि घर चलाना उन्हीं के हाथ में होता है। 10,000 रुपए जाना एक छोटी रकम नहीं है, ये सरकार के तौर पर बहुत बड़ी रिश्वत है और इस रिश्वत को जारी रखने की भी बात कर रखी थी इन लोगों ने। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूं कि असली बात यह है कि जिस तरह से महागठबंधन ने चोरी का इल्जाम लगाया, 85 लाख वोट फर्जी उसमें बताए गए, 1 करोड़ के करीब दूसरे घोटाले वोटों के बताए गए, मरे हुए लोगों के नाम नहीं कटे, इन सब इल्जामात के बावजूद यानी मोटे तौर पर 2 करोड़ वोट और औरतों को 10,000 रुपया उनके खाते में डाल देना जी। आप सोचिए, जहां पर इस तरह का माहौल बन चुका हो तो ऐसे अखाड़े में आप सामने वाले पहलवान से किसी भी तरह से जीत ही नहीं सकते। अखाड़ा ही उसने अपनी तरह का खुदवाया है, मिट्टी उसकी अपनी तरह की है, तो उसका पहलवान ही जीतेगा। ये बात समझ लेनी चाहिए थी पहले ही। मेरा मानना यह है कि जिस तरह के अपोजिशन, खास करके महागठबंधन बिहार में या पूरे देश में जिस तरह के इल्जामात चुनाव आयोग पर, नेशनल चुनाव आयोग पर और मोदी सरकार पर लगाता रहा है, उस हिसाब से उसको इस इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए था। जब तक कि उसने जो इल्जामात लगाए हैं उसके बारे में दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक इलेक्शन में हिस्सा लेना अपने आप में किसी तरह से मुनासिब बात समझ में नहीं आती। हबीब साहब, आपने भी चूंकि बात की वोट चोरी मुहिम की, जो कांग्रेस की तरफ से बात की जा रही थी, उसका भी कोई असर नहीं हुआ क्या? अवाम ने उस तरफ नहीं ज्यादा तवज्जो दी? नहीं, वोट चोरी का अवाम क्या करेगा? वोट तो ऑलरेडी मान लीजिए 2 करोड़ का हेरा फेरी पहले से तय हो चुकी है, अगर तो उसका आप क्या करेंगे?
तो अभी बहुत से खदशात थे, जैसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुश्किलात का सामना था, बैन-अल-अक़वामी सतह पर जो वाक़यात हुए, फिर अमेरिका से उनके ताल्लुकात, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात, उसकी वजह से बज़ाहिर जो इंतख़ाबी मुहिम चल रही थी उसमें वो मुश्किलात में तो नज़र आए। लेकिन क्या फिर ये कहना चाहिए कि इन सब बैरूनी मामलात का कोई असर नहीं पड़ा बिहार की सियासत पर, बिहार के इलेक्शन पर? और आप जो अगर वोट चोरी की तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, तो आप कहने का मतलब ये है कि ये तो फिर आगे भी चलता रहेगा, मुस्तक़बिल में भी इलेक्शन होने हैं, वेस्ट बंगाल का भी इंतखाब आना है। जब तक कि ये जो ढांचा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने और चुनाव आयोग ने क्रिएट किया है और वोटों को रिश्वतखोरी का जो तौर तरीका अपनाया गया है वो कायम रहेगा, तो जाहिरा तौर पर महागठबंधन या अपोजिशन जिस भी तरह के इल्जामात लगाता रहे, जिस तरह के भी कंपेन करता रहे, क्योंकि कुल मिलाकर कागज के ऊपर ही तय होना है सरकार किसकी बनेगी। तो कागज पे तय हो रहा है चुनाव के अंदर कि मेजोरिटी किसकी आ रही है, यानी जिसको मेजोरिटी आएगी उसकी सरकार बनेगी, और मेजोरिटी आना पहले से ही तय है। आप एक तरफ पूरी दुनिया में और पूरे देश में, मुल्क में इल्जाम लगा रहे हैं वोट चोरी हो रही है। हरियाणा के अंदर वोट चोरी से सरकार बनी, राजस्थान के अंदर वोट चोरी से सरकार बनी, दूसरी जगह पर वोट चोरी से सरकार बनी, महाराष्ट्र में वोट चोरी से सरकार बनी, और वोट चोरी के जो इल्जामात लगाए हैं उसके बारे में चुनाव आयोग ने और न इस सरकार ने किसी तरह की जनता को सफाई दी, ना क्लैरिफिकेशन दिया, और उसी भवन के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो होना तो यही है, क्या करेंगे आप? बहुत शुक्रिया, नतीजा? बहुत शुक्रिया अभी वक्त साहब, नए सीनियर भारतीय सहाफ़ी प्रोग्राम में शामिल थे। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।